नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का रामा वर्ल्ड चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एक साथ सभी दुनिया के सभी बड़ी खबरों को एक साथ एक ही जगह पर देखने जा रहे हैं, जहां पर तकरीबन 20-25 से ज़्यादा बड़ी खबरों को आप लोग एक ही साथ देख सकेंगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को फ्रांस ने बड़ा समर्थन दे दिया है और G4 देशों के लिए उसने एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रस्ताव लेकर के आया है। इस विस्तार को हम समझेंगे, उसकी मांग क्या है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस का जो दुनिया में अब डंका बज रहा है, यह अब मिसाइल सीधे अब रूस पहुंचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसे लेकर के एक बहुत बड़ी कंफर्म रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस में ये इस मिसाइल का सप्लाई शुरू होने जा रहा है। इसको हम समझेंगे कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है। फिर देखिए, तो कश्मीर और सिंधु संधि पर भारत का दो टूक संदेश दिया गया है पाकिस्तान को, और भारत ने बहुत ही एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है। जानेंगे इसमें क्या बोला गया है कश्मीर और सिंधु संधि को लेकर के। फिर देखिए, तो ईरान ने अमेरिका के साथ हुए जो 14 सूत्रीय समझौते थे उसकी शर्तें अब खोलनी शुरू कर दी है। और बताया गया है इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि $300 बिलियन का जो पैकेज है, और जो होर्मुज़ पर किस तरीके से राहत का ऐलान हुआ है, इसको प्रॉपर समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है इस पूरे के पूरे शर्त में। और जो खुलासे हो रहे हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। अमेरिका का सरेंडर यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और फिर पीओके पर भारत का करारा प्रहार शुरू हो गया। जिस तरीके से पीओके के अंदर नरसंहार कर रहा है पाकिस्तान, उसे देख करके भारत ने जोरदार आवाज़ शुरू कर दी है और ये बड़े बड़े मंच पर भारत की आवाज़ बुलंद होती जा रही है। फिर हम लोग देखेंगे कि ईरान समझौते के बाद इजराइल में क्यों बढ़ी है बेचैनी अचानक से। और सर्वे में जो लोगों का कैसा यहाँ पे पक्ष और विपक्ष क्या सोच रहे हैं इस जो डील हुई है इसे लेकर के, और नेतन्याहू पर कैसे दबाव बढ़ गया, इसका पूरा हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है। फिर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने हिंदी में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। उन्होंने बहुत स्पेशल बातें कही हैं, समझेंगे। फिर दलाई लामा के नए संदेश से चीन में हलचल तेज हो गई है और तिब्बत और जो उसके उत्तराधिकारी विवाद है उस पर बीजिंग की चिंता भी फिर से कैसे खुल करके सामने आ रही है, जानेंगे। और दलाई लामा ने अभी क्या किया, इसको भी देखेंगे। फिर देखिए, ईरान डील पर जो खामेनेई है, यानी कि जो मुख्य अतायुल्ला खमेनेई थे, उनके बेटे, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है डील को लेकर के। जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा इसमें और कौन सी नई जानकारी उन्होंने सामने रखी है। फिर भारत के लिए देखिए तो बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि होर्मुज़ खुलते ही कई भारी संख्या में जो है ऊर्जा के टैंकर अब रास्ता उनको मिल चुका है। और भारत के अंदर माना जा रहा है कि गैस और तेल की जो आपूर्ति है अब सामान्य होगी, और तेल का ये जो प्राइस अचानक से बढ़ गया था वह फिर से आपको संतुलन होते हुए दिखेगा। तो देखते हैं, भारत जापान रिश्तों में नया अध्याय यहाँ पे जुड़ रहा है। और जापानी प्रधानमंत्री के साथ अगर आप देखें तो बड़े कारोबारी प्रतिनिधि मंडल का जो है उसके दौरा रक्षा और तकनीक सहयोग पर यहाँ पर जोर रहेगा। कैसे होगा इसमें जानेंगे, क्या क्या बातें होंगी मेन, और इसका झलक देखेंगे। फिर फ़लस्तीन ने भारत को बड़ा भाई बताया है, और जो फ़लस्तीन के राजदूत हैं उन्होंने मोदी जी को लेकर के एक बहुत बड़ी यहाँ पे खुलासा भी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया उन्होंने, जानेंगे। फिर ईरान डील पर अगर आप देखें तो अमेरिका और इजराइल आमने सामने आ गए हैं, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दोनों देशों के बीच तकरार जो है चूँकि बढ़ती जा रही है। पर जेडी वेंस ने एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दी है इजराइल को, जानेंगे कि क्या मामला है, इसको समझेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको झलक दिखाया। इससे भी बड़ी और कई महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में जानेंगे, एक ही जगह पर। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, और रामा वर्ल्ड चैनल को आप जरूर सर्च करें यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आइए सभी खबरों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फ्रांस ने बुलंद की है भारत की दावेदारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बहस के बीच अब फ्रांस ने भारत की जो अस्थायी सदस्यता है उसका जोरदार समर्थन किया है। फ्रांस ने भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान समेत G4 देशों को अस्थायी सीट देने की मांग दोहराई है। साथ ही अफ्रीका के लिए 2 नई अस्थायी सीटों का भी, और जो सुरक्षा परिषद है उसकी सदस्यता का जो संख्या है उसको बढ़ा करके 25 रखने का प्रस्ताव भी यहाँ पर फ्रांस के द्वारा रखा गया है। तो बहुत बड़ी मांग है। सबसे पहले तो G4 को आप दीजिए परमानेंट सीट, साथ ही जो अफ्रीका है और उसके लिए आप 2 अस्थायी सीट जरूर दीजिए, और साथ ही जो सुरक्षा परिषद है उसकी संख्या को बढ़ा करके 25 करो, जो अभी वर्तमान में 15 है। तो ये बड़ी अपडेट, जिस पे कि हमने प्रॉपर एक वीडियो भी आपको बना करके दिया था, उसमें प्रॉपर डिटेल हमने दिया था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, चाइना इसका कैसे समर्थन कर रहा है, और ये आप लोग उसको जरूर देखें। तो इस तरीके से फ्रांस भारत के लिए समर्थन में एक बार फिर से छलांग लगाता हुआ दिख रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत लंबे समय से फ्रांस जो है, जो कि UNSC है, संयुक्त राष्ट्र है, या फिर ये जो कश्मीर का मामला है, भारत का समर्थन करता आया है। भारत को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहा है। राफेल का मामला जो है वो तो अब नई लेवल पर पहुंच चुकी है। फिर देखिए, ब्रह्मोस का बढ़ा है वैश्विक दबदबा। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ी है।
अब रूस की इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है रूस, और रूस इसकी लगातार मांग कर रहा है। भारत और रूस मिलकर के उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर बातचीत शुरू कर चुके हैं, और बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के अनुसार वियतनाम के साथ निर्यात समझौता भी अंतिम चरण में है, जिससे कि भारत के रक्षा निर्यात को नई मजबूती मिलेगी। देखिए, रूस के ऊपर बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। अभी हमने कल ही परसों न्यूज़ देखी है कि यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है अचानक से रूस के ऊपर, कई बड़े शहर को जला दिया और कई बड़े कारखानों को, उसके बाद रिफाइनरी पर सीधे सीधे हमला किए जा रहे हैं। ऐसे में रूस के पास एक चाहिए अटैकिंग पावर, उसको ब्रह्मोस के रूप में वो चीज़ नज़र आ रहा है। उसके पास ये मिसाइल डेवलप करने की क्षमता तो है, लेकिन जो उत्पादन जितने स्केल पे चाहिए, उसे भारी मात्रा में चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वह भारत के साथ मिल करके और इस मिसाइल को अपने यहाँ हासिल करना चाहता है। और देखेंगे कि इस पर क्या होता है। और अमेरिकी देश जो, पश्चिमी देश जो हैं, वे लोग कैसे भारत पर इस मामले को लेकर के प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि अगर आप रूस को कोई भी हथियार या फिर उससे रिलेटेड चीज़ सप्लाई करेंगे तो फिर आपको प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत और रूस ने इन सभी प्रतिबंधों को दूर जाकर के भी कई बार व्यापार और ऊर्जा से लेकर के रक्षा को लेकर के आगे बढ़ाया है, कई बार इतिहास भी गवाह है। फिर देखिए, तो कश्मीर और सिंधु संधि पर भारत का 2 टूक संदेश आया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत की जो प्रतिनिधि हैं अनुपमा सिंह जी, इन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद, कश्मीर और सिंधु जल संधि के मुद्दे पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और सिंधु जल संधि पर भारत अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठा प्रचार करने का आरोप भी लगाया है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पे कही गई है, ऐसे समय पर जब पाकिस्तान लगातार आतंकवाद, कश्मीर और सिंधु को लेकर के भारत को निशाना बना रहा है। कोई भी आतंकवाद होता है पाकिस्तान में, वो बोलता है भारत ने कराया। कश्मीर को लेकर के जो हमारे साइड में जो झूठ मूठ का जो ड्रामाबाजी है मानवाधिकार का, और जबकि पीओके के अंदर उसने खुद नरसंहार किया अभी हाल ही में, कई लोगों को मार करके ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। जो लोग अपनी मांग कर रहे थे, जो अपनी सिंपली डेमोक्रेटिक तरीके से डिमांड कर रहे थे सिंधु जल संधि को लेकर के, जो भारत के पक्ष में हो तो भारत को मिलेगा ही, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ईरान ने खोले हैं समझौते के पत्ते। ईरान ने अमेरिका के साथ हुए 14 बिंदुओं वाले समझौते की प्रमुख शर्तें सार्वजनिक कर दी है। समझौते के तहत अगर आप देखें तो ईरान को प्रतिबंधों से राहत और $300 अरब के आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज का आश्वासन मिला है। होर्मुज़ 2 महीने तक जो है, जो कि बिना शुल्क खुला रहेगा। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम भविष्य की वार्ताओं का हिस्सा भी नहीं रहेगा। तो ये सब जब समझौते के पत्ते जब खोल रहा है, जिस तरीके से $300 बिलियन का सोचिए आप, उसको आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज का आश्वासन मिला हुआ है, तो ये सब चीज़ जब आप उसको दे रहे हैं होर्मुज़ के बदले, तो होर्मुज़ तो उसके लिए परमाणु से भी ज़्यादा खतरनाक रणनीतिक एसेट बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करके वह सुपर पावर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। अमेरिका और इजराइल में विवाद पैदा हो गया ईरान को मनाने के लिए, क्योंकि दुनिया रूठ गई है। अगर आप होर्मुज़ को नहीं खोल पाओगे टाइम से, तो दुनिया आपसे खफा हो जाएगी ना। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका मिसाइल जो कार्यक्रम है भविष्य की वार्ताओं की हिस्सा नहीं रहेगा। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं कि कैसे ट्रंप और जो अमेरिका है उसने सरेंडर किया है ईरान के सामने। मतलब बहुत शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। फिर देखिए आगे, तो नाटो को अमेरिका की 2 टूक यहाँ पे दी गई है ब्रुसेल में। नाटो बैठक के दौरान अगर आप देखें तो अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ कहा है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। अमेरिका अगले 6 महीनों में यूरोप में तैनात अपने सैनिकों की समीक्षा करेगा। और वाशिंगटन, चीन और ये जो पैसिफिक वाला क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक का तो नाम उसने खैर बदल दिया, अब सिंपली पैसिफिक कमांड उसको कर दिया है, तो उस पर वह ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। और इसी के तहत नाटो जो 3.0 की नई रणनीति और यूरोपीय आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया है। हालांकि ये चीज़ सबको पता है कि नाटो और अमेरिका को कोई अलग नहीं कर सकता है इतनी आसानी से। ये इस तरीके की धमकी बस पॉलिटिकल होती है कई बार, लेकिन जब लंबे टर्म में आप देखेंगे तो ये दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होती है। और हाल ही में ट्रंप की तरफ से और उनके सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हम लोग पोलैंड को, जर्मनी को नया सैनिक नहीं देंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन समय के परिवर्तन के अनुसार उनको अपना बयान बदलना पड़ा और फिर से पोलैंड और जर्मनी में उनको प्रॉपर जो भी थी ज़रूरत थी उसको प्रोवाइड करना ही पड़ा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैक्रोन ने हिंदी में संदेश देकर के दोस्ती की एक नई मजबूती यहाँ पर रख दी है। दरअसल फ्रांस दौरे के समापन पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हिंदी में विशेष विदाई संदेश जारी किया। मैक्रोन ने भारत फ्रांस मित्रता को अमर बताते हुए मोदी को सच्चा मित्र कहा है। दोनों नेताओं ने पेरिस में विवाटेक सम्मेलन में हिस्सा लिया और AI, स्टार्टअप, अंतरिक्ष, रक्षा
तथा जो नई तकनीक है उसमें बढ़ते सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि हिंदी में आकर के इन्होंने और विशेष विदाई संदेश जारी किया है, और जिसमें कि अमर बता रहे हैं ये कि मोदी को सच्चा मित्र भी कह रहे हैं और भारत फ्रांस मित्रता को अमर बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में अगर आप देखें तो केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि अमेरिका, चीन, रूस, सब के सब भारत और मित्रता जो है उसको अमर बताने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी को सच्चा मित्र कह रहे हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ जो कि ग्लोबल लेवल पर भारत की छवि जो है उसको डिफाइन कर रही है। कम से कम कैमरे के सामने कोई भी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। भले ही बैकग्राउंड में बहुत सारी चाल चलते होंगे ट्रंप, लेकिन कैमरा पर आते ही उन्हें अहमियत इस चीज़ की पता चल रही है कि भारत कैसे इंपॉर्टेंट है। एक बार उन्होंने केवल नरक का बयान दे दिया था कि भारत नरक में जाएगा, नरक में जा चुका है, रूस के साथ जाए, खत्म हो जाएगा, तबाह है, जीडीपी वगैरह, है ना। अब उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि वह कभी भी इस तरह की गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव में भयंकर नुकसान उठाना पड़ा अमेरिका के अंदर उसके बाद, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, तो मोदी ट्रंप मुलाकात पर बड़ा संदेश सामने आ रहा है। दरअसल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जो 45 मिनट की तकरीबन बातचीत रही, उसमें व्यापार, सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी पर मजबूत संदेश दिया गया और दोनों नेताओं ने होर्मुज़ की सुरक्षा, भारतीय नाविकों की सुरक्षा, पश्चिम एशिया में शांति और प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भी चर्चा की है। ट्रंप ने भारत को अहम साझेदार बताते हुए रिश्तों को और मजबूत करने का भरोसा जताया और मुझे लगता है कि यहाँ से अब भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार का समझौता है वो अंतिम चरण में तो पहुँच ही चुका है। अब ये जरूर ये जो मीटिंग थी दरवाज़ा खोलने का काम किया होगा, जो आखिरी दरवाज़ा रुका हुआ था 1% पे। अब मुझे लगता है कि जल्द ही आपको ये खबर आएगी कि भारत और अमेरिका के बीच समझौता हो गया और सब कुछ फाइनल हो गया। फिर देखिए आगे, तो ईरान डील से घिरे हैं नेतन्याहू। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद इजराइल में असंतोष बढ़ता दिख रहा है। एक सर्वे में आधे से ज़्यादा लोगों ने इस समझौते का विरोध किया है, जबकि बहुत कम लोगों ने समर्थन किया है। बड़ी संख्या में इजरायली अब भी ईरान को खतरा मान रहे हैं। इस माहौल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पर जो राजनीतिक दबाव है वो बढ़ गया है इसके कारण, और उनकी रणनीति पर सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि आप तो हमले किए, सब कुछ किया, आपकी भी तबाही हुई, उसकी भी तबाही हुई, लेकिन अंत में तो जीत तो उसी की हो रही है ना। आप ईरान को इतना बड़ा बड़ा 300 बिलियन डॉलर का पैकेज उसका जो है कि रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर उसको मिलने जा रहा है, और फिर प्रतिबंध हटेंगे। होर्मुज़ तो कुछ दिन के लिए, वो भी 60 दिन के लिए खोलने की बातें कर रहा है। परमाणु की पर आप उससे आगे बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डील एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो है और चुनाव जो है आगे, उसको देखते हुए तो साफ साफ लग रहा है कि अमेरिका हार गया है। अमेरिका ने इस वक्त इजराइल को अकेले छोड़ दिया, आप ये कह सकते हैं, जो कि बहुत रेयर, मतलब ऐसा होता नहीं अक्सर। लेकिन ट्रंप के ऊपर जो दबाव है जेडी वेंस का और बाकी लोगों का कि युद्ध से बाहर निकलो, जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान दो, मुझे लगता है कि ये अमेरिका में अब रंग दिखा रहा है। फिर देखिए, दलाई लामा का संदेश आया है और चीन की बढ़ती बेचैनी है। दरअसल जो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने भरोसा, सहयोग और दोस्ती का संदेश देकर के एक बार फिर से तिब्बत मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। और चीन को आशंका है कि दलाई लामा का प्रभाव तिब्बत में सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को मजबूत कर सकता है। उत्तराधिकारी के मुद्दे पर भी बीजिंग और तिब्बती नेतृत्व आमने सामने आ चुके हैं और भारत को भी धमकी दे चुका है। आपको मैं बता दूं, कुछ दिन पहले ही ये धमकी आई थी सामने, जहां पे बीजिंग ने कहा था कि उत्तराधिकारी के मामले में भारत इंटरफेयर ना करे, यह चीन का आंतरिक मामला है। लेकिन उस पर हमारे तरफ से भी जवाब दिया गया था कि ये जो है चूँकि सांस्कृतिक और ये सब की बात है, उसको आप सम्मान दो। तो भारत और नेपाल में भी अगर आप देखें तो तिब्बती समुदाय की मौजूदगी जो है, चूँकि चीन की चिंता बढ़ाती जा रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो जो नेपाल के अंदर सरकार है वह तिब्बत को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनी हुई है और उसको लगातार बढ़ावा दी जा रही है। जो तिब्बत वाले क्षेत्र हैं नेपाल के बॉर्डर के आसपास, तिब्बत का जो है चूँकि बढ़ावा ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है लगातार। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिर देखिए, पीओके पर भारत का करारा प्रहार सामने आया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। भारतीय प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने कहा कि पीओके में रोटी और बुनियादी अधिकार मांगने वाले लोगों को गोलियों और दमन का सामना करना पड़ा है। भारत ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और पाकिस्तान का प्रचार उसकी नाकामियों को छिपाने की कोशिश है। तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ मैं कि पीओके के अंदर भारत ने कैसे इस चीज़ को उठाया है, और जो लंबे समय से एक दमन और गोलियों का जो वहाँ पे खेल रही है वहाँ की सेना, उसको निश्चित तौर पर ये एक बयान जो है कहाँ पे, तो ये देखिए भी मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जब इस तरह के बयान दिया जाए तो ये पाकिस्तान के ऊपर निश्चित तौर पर दबाव तो बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो अमेरिका के साथ खड़ा है उस पर इस तरह के बयान का क्या वास्तव में दबाव बनते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब देखिए, ईरान डील पर अमेरिका और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल अब देखें तो अमेरिका ईरान समझौते के बाद वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच मतभेद खुल करके सामने आ गए हैं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायली नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है
कि डोनाल्ड ट्रंप ही इजराइल के सबसे शक्तिशाली सहयोगी हैं। वेंस ने समझौते का बचाव किया और कहा है कि इजराइल को अपने सबसे बड़े समर्थक पर निशाना साधने के बजाय बदलती हकीकत को भी समझना चाहिए। यानी कि इस बयान से तो साफ है कि इजराइल और ट्रंप के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और इजराइल निश्चित तौर पर इस डील से खुश नहीं है। लेकिन जेडी वेंस सिचुएशन को संभाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, और वह युद्ध के खिलाफ पहले भी कई सारे लेख लिख चुके हैं, तो उन्हें पता है कि युद्ध में जाने से कोई फायदा है नहीं और जो चुनाव आने वाला है उसमें संभालना होगा, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी जो है उसकी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ेगी। महंगाई है, सब कुछ है, तो इसको देखते हुए उन्होंने इजराइल पर ही एक तरीके से ये बोला है कि भाई कायदे में रहो और ट्रंप जो है आपको सबसे बड़े समर्थक के रूप में आपको हमेशा से आपके साथ हैं, उन पर निशाना मत साधो। लेकिन जो बदलती हुई हकीकत है, और हकीकत क्या है कि ईरान ने जो है चूँकि होर्मुज़ को परमाणु की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसका इस्तेमाल करके वह दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला डुला करके रख दे रहा है। तो यही कारण है कि जेडी वेंस बोल रहे हैं कि जो बदलती हुई हकीकत है उसको समझो और सिचुएशन के अनुसार बदलो और डील को एक्सेप्ट करो। फिर देखिए तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होते ही होर्मुज़ में फंसे तकरीबन 40 ऊर्जा टैंकरों को रास्ता मिल गया है और इन जहाज़ों में कच्चा तेल है, रसोई गैस भरी हुई है, जिसका इंतजार भारत कई महीनों से कर रहा था। युद्ध की आग में अगर आप देखें तो भारत के गैस आयात को आधे से भी नीचे पहुंचा दिया है और सप्लाई पर भारी दबाव बन गया है। अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे पहले रसोई गैस और जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई पटरी पर लौटेगी। इससे भारत को ऊर्जा राहत मिलेगी, रिफाइनरियों की जो रफ्तार है वह भी बढ़ेगी और ईंधन बाजार में स्थिरता भी लौट सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ईरान डील पर खामनेई का बड़ा खुलासा हो रहा है। यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद सुप्रीम लीडर जो मुजतबा खामनेई हैं, उन्होंने कहा है कि वह शुरुआत में इस समझौते के पक्ष में नहीं थे। बाद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के भरोसे पर मंजूरी दी गई। खामनेई ने दावा किया है कि समझौता ईरान की नहीं है बल्कि अमेरिका की मजबूरी था और ईरान किसी अतिरिक्त दबाव के आगे नहीं झुकेगा। तो ये ईरान ने खुल करके कहा है कि अमेरिका एक तरीके से सरेंडर करने की मजबूरी में आ गया था और ईरान को ये समझौता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं नज़र आ रही थी और ईरान किसी अतिरिक्त दबाव के आगे भी नहीं झुकेगा। और मुझे लगता है कि ईरान की पोजीशन बहुत मजबूत है और होर्मुज़ को जिस तरह से उसने चोक करना शुरू किया है और उसके पीछे पीछे रूस और चीन जैसे महाशक्ति खड़े हैं ना, ये अमेरिका के लिए समझिए कि यहाँ से एक पावर शिफ्ट साफ साफ दिख रहा है कि ईरान इसमें बहुत बड़ा एक जो कि वहाँ से पावर का जो है ना पाइपलाइन घुमा करके एशिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है, उसमें ईरान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फिर देखिए भारत जापान की नई रणनीतिक दोस्ती सामने आ रही है। जो जापान की प्रधानमंत्री हैं सनाए तकाइची अगले महीने भारत दौरे पर आ रही हैं। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत जापान शिखर सम्मेलन होगा और दोनों देश औद्योगिक सहयोग, रक्षा साझेदारी और चीन की जो बढ़ती आक्रामकता है उस पर चर्चा करेंगे। तकाइची के साथ तकरीबन 50 बड़े कारोबारी नेता भी भारत आएंगे और जापान भारत को मोगामी क्लास युद्धपोत और तकनीक हस्तांतरण का भी प्रस्ताव दे सकता है। और यह सहयोग अगर आप देखें तो हिंद महासागर से लेकर के प्रशांत महासागर तक भारत और जापान की रणनीतिक ताकत को और मजबूत बना सकता है। देखिए अगर आप क्वाड में तो अमेरिका ने अचानक से इंडो नाम हटा दिया है ना, तो ये एक तरीके से भारत को झटका ही समझिए। क्वाड की अब उतनी महत्वपूर्णता रह नहीं गई, लेकिन वैसे जगह पे अगर आप देखें तो जापान खुल करके नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, भारत का साथ दे रहा है। चीन को काउंटर करने के लिए जापान अभी भी टिका हुआ है। क्वाड में भी हमारे साथ है जापान। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। तो फिलिस्तीन ने दरअसल भारत को बड़ा भाई बताया है, बहुत बड़ी बात है। भारत में फिलिस्तीन के जो राजदूत हैं अब्दुल्ला अबू सावेश, उन्होंने कहा है कि भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते ऐतिहासिक भरोसे पर बने हुए हैं। उन्होंने भारत को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के साझा मूल्य, इतिहास और भविष्य हैं। सावेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और भरोसा जताया है कि भारत आगे भी संतुलित कूटनीति और 2 राष्ट्र समाधान की नीति पर कायम रहेगा। और ये बड़ी बात है कि भारत बहुत कठिन से कठिन समय में भी इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में 2 राष्ट्र समाधान की नीति पर कायम रहा है। लंबे समय से ये इसमें समझिए कि हमारे इजराइल के साथ इतने मजबूत रिश्ते भी हो गए हैं, इसके बावजूद भी हमने फिलिस्तीन को अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि समय समय पर जो इजराइल वहाँ पे नाइंसाफ़ी किया है, चाहे जो भी उस पर आरोप लगे हैं, जिसके कारण ट्रंप खुद भी बोल रहे हैं कि इजराइल अलग थलग पड़ गया है। जिस तरीके से वो आँख बंद करके हमले करता है, चाहे वो गाजा हो जिसमें कि 70,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे वो लेबनान हो या फिर और भी जगह पर जिस तरह से फायरिंग करता है और बमबारी करता है, उसे लेकर के तो उस पर सवाल तो उठते ही हैं। और ट्रंप खुद भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू आप अलग हो गए थे, आप जेल में जाने वाले थे, हमने आपको बचाया। तो ये सब बात जब उनकी तरफ से आती है तो
ऐसे मामले में भी अगर ऐसी स्थिति में भी अगर आप देखें तो भारत दोनों को बैलेंस करके चलता है। इजराइल के साथ रिश्ते भी बहुत मजबूत हुए हैं, रक्षा से लेकर बाकी सभी क्षेत्र में भी, और साथ ही फ़लस्तीन को भी भारत ने अकेला नहीं छोड़ा है। और अभी हाल ही में खबर आई थी कि हमने फ़लस्तीन को बहुत बड़ा एक मदद का पैकेज भी भेजा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दी थी, शायद आपने उसको ध्यान दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका ईरान समझौता तत्काल लागू हो गया है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कर दिए हैं और समझौता तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। शहबाज ने खुद को मध्यस्थ बताया। उनके अनुसार पहले चरण में होर्मुज़ खोला जाएगा और अमेरिकी नौसैनिक की जो नाकेबंदी है उसको हटाई जाएगी, और फिर स्विट्ज़रलैंड में जो प्रस्तावित समारोह है बाद में उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है। अभी तक ये जो अपडेट आ रही थी कि स्विट्ज़रलैंड की बात जो बार-बार आ रही थी, उसकी अब काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता है हो चुका है। इसमें इस्लामाबाद का नाम इसमें जोड़ करके पाकिस्तान के महत्व को ट्रंप ने बढ़ाने की कोशिश की है दुनिया के पटल पे। और फिर अगर आप देखें तो ये खुद को भी शहबाज मध्यस्थ बता रहे हैं और इस तरीके से उन्होंने सब कुछ बता दिया कि क्या-क्या होगा। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की बड़ी जीत है, अब इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब कब तक ये चीज़ टिकेगा, कब तक रुकेगा, क्योंकि इजराइल अभी भी मन से रुका हुआ नहीं है। वो बस मौके तलाश रहा है कि कैसे भी हम बमबारी शुरू कर दें। अगर इजराइल पे कहीं से भी एक हमास का छोटा-मोटा भी हमला हो गया या फिर हिजबुल्लाह का हमला हो गया, तो फिर इजराइल तबाही मचा सकता है और उसको रोकने वाला फिर अमेरिका भी, ट्रंप भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर आगे देखते हैं। तो ईरान पर नज़र, वेंस का सख्त संदेश है यहाँ पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान का आकलन उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कामों से करेगा। और वेंस के अनुसार समझौते का भविष्य जो है सो ईरान के व्यवहार पर निर्भर है। अगर तेहरान अपनी जो प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करता है तो उसे किसी लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका अब ईरान की परमाणु गतिविधियों और नीतियों पर करीबी नज़र रखेगा। लेकिन ये सब कुछ केवल कहने की बातें हैं और पॉलिटिकल, ये अपने देश के लोगों को, अपोजिशन को जवाब देने की कोशिश है। लेकिन सबको पता है कि इसमें यहाँ पर अमेरिका मजबूरी में आकर के डील कर रहा है और उसके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान बहुत मजबूत स्थिति में चला गया है। समझते हैं आगे। फिर देखिए, समझौते के बाद ईरान का पहला संदेश आया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ईरान ने कहा है कि अब असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन में होगी, क्रियान्वयन की होगी, यानी कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्रालय है उसके अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मंजूरी के साथ समझौता अंतिम रूप ले चुका है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि होर्मुज़ खुला रहेगा और ईरानी परमाणु जो हथियार नहीं बनाएगा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो ये आश्वासन दे रहे हैं ट्रंप। लेकिन इधर जो ईरान है उसका कुछ और ही बात कहना है। तो वो भी अपने देश के अंदर, ईरान भी चाहता है कि कोई विद्रोह ना हो जाए, जनता ना भड़क जाए, इसलिए ईरान भी अपनी जीत बताएगा, ट्रंप भी अपनी जीत बताएंगे। ये तो होता ही है डील में जनरली। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंडो पैसिफिक नाम बदलने पर छिड़ी नई बहस। दरअसल अमेरिका द्वारा अपनी इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल करके फिर से पैसिफिक कमांड किए जाने पर नई भू राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान की जो पूर्व विदेश मंत्री थी, ये अभी भी हैं, इनका नाम क्या है कि हिना रब्बानी खार, इन्होंने इस फैसले पर भारत पर तंज कसते हुए कहा है कि किसी देश की अहमियत केवल नामों और प्रतीकों से नहीं बल्कि उसके अपने फैसलों और नीतियों से तय होती है। तो ये एक समझदारी वाली बात कर रही है, ज्ञान देने की कोशिश कर रही हैं। तो इनके बयान पर जो पूर्व भारतीय राजनयिक हैं कंवल सिब्बल साहब, इन्होंने हिना खार के टिप्पणी को भू राजनीति की समझ से दूर बताया है। उन्होंने कहा है कि इंडो पैसिफिक केवल एक नाम नहीं बल्कि एक रणनीतिक अवधारणा है जिसने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सुरक्षा को एक साथ जोड़ने का काम किया था। और इस सोच के पीछे अगर आप देखें तो चीन के बढ़ते जो समुद्री विस्तारवाद है और क्षेत्रीय सुरक्षा है, वही चिंताएं सारी की सारी इसमें जुड़ी हुई थी। सिब्बल के अनुसार अगर आप देखें तो नाम बदलने का फैसला केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संकेत है, जिसका असर जो है चूँकि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और भविष्य की सुरक्षा बहस पर। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की जो है चूँकि अहमियत बढ़ी है इधर, इस जो डील हुई है इसके बाद। और ये जो हिंद महासागर का जो नाम, ये हिंद हटाने की जो बातें हैं, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं ये लोग अपना इफेक्ट डाले हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों को फॉलो कर रहे हैं ट्रंप इस वक्त। अगर आप देखें तो चीन के साथ वो G2 बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ डिनर करते हैं। और पाकिस्तान को उन्होंने जो मध्यस्थ बनाया था उसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान बहुत ही चतुराई से चीन और अमेरिका के बीच एक बहुत ही मजबूत अपने संबंध को बेहतर करने में सफल हुआ है, जो कि आमतौर पर बहुत कम ऐसे देश होंगे जिनके संबंध अमेरिका और चीन से इतने गहरे हो गए हैं जितने कि चीन के हो गए हैं, हालांकि जितने कि पाकिस्तान के हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में सबको पता है
कि वह उसकी जो दोस्ती है क्या थी, और जयशंकर जी ने शुरुआत में ही बोल दिया था कि यह जो दलाली का काम कर रहा है दरअसल पाकिस्तान, ये मैसेंजर है। कई लोगों ने इसको मैसेंजर बताया कि बस केवल ट्रंप का चिट्ठी इधर से उधर ले जाने का काम कर रहा है। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जापान बदल रहा अपनी रक्षा नीति। दरअसल जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने चीन को सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताते हुए देश की सैन्य क्षमता बढ़ाने की वकालत की है। यानी कि जापान के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती चीन है और भारत के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती चीन है इस क्षेत्र में। तो इसीलिए दोनों देश जो है करीब आ रहे हैं। और जो जापान के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जापान केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकता और उसे अपनी सुरक्षा के लिए अधिक स्वतंत्र भूमिका निभानी होगी। सरकार रक्षा सहयोग, हथियार निर्यात और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने जो शांतिवादी संविधान में बदलाव की भी बहस तेज हो गई है। यानी कि जापान आक्रामक होता जा रहा है पहले से, और यह चीन के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है। फिर आगे देखते हैं, तो ईरान ने समझौते को बताया है बहुत बड़ी जीत, अपनी जीत। जैसे मैंने को बताया, तो ये जो शांति समझौता हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच, उसको लागू होने के बाद ईरान के प्रभावशाली धर्मगुरु हैं हसन खुमैनी, उन्होंने इसे तेहरान की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अब असली जिहाद देश की तरक्की, एकता और आंतरिक विवादों से दूर रहने का है। हसन खुमैनी का समर्थन इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि समझौते को लेकर के ईरान के भीतर मतभेद है। समझौते में प्रतिबंधों में राहत और फिर साथ ही तेल निर्यात बढ़ाने और होर्मुज़ में सुरक्षित आवाजाही जैसे प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं वो शामिल किए गए हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसको प्रॉपर जो क्या है सब कुछ सामने आएगा ही, क्योंकि चारों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और सभी दावों को आपके सामने रखना मेरा काम है। अब जो फाइनल अपडेट क्या होता है ये धीरे धीरे क्लियरिटी होती जाएगी। फिर भारत रूस रक्षा सहयोग की असली तस्वीर अब सामने आ रही है। भारत और रूस के बीच हुए रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को लेकर के सैनिक तैनाती की जो चर्चाएं हैं वह फिर से तेज हो गई है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह जो अस्थायी सैन्य तैनाती का समझौता नहीं है, इसका उद्देश्य दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में जो ईंधन, मरम्मत, आपूर्ति और जो सैन्य अभ्यास है उसमें सहयोग देना है। इस व्यवस्था से भारतीय और रूसी युद्धपोत विमान और सैन्य दल एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे कि रणनीतिक सहयोग और परिचालन क्षमता मजबूत होगी। तो ये पहले भी ये अपडेट आ चुकी है। फिर देखिए, पाकिस्तान में ISI की भूमिका पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुद जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में ISI को असाधारण छूट मिली हुई थी। उनके अनुसार खुफिया एजेंसी के अधिकारी संसदीय बैठकों में भी शामिल होते थे और महत्वपूर्ण कानूनों को प्रभावित भी करते थे। तो आसिफ ने पाकिस्तान की मौजूदा व्यवस्था को सिविल मिलिट्री हाइब्रिड मॉडल बताया है। लेकिन सबको पता है कि कैसे यहाँ का जो डेमोक्रेसी है सेना के नीचे दबी हुई है, और इसको छुपाने के लिए तरह तरह के बयान ये लोग देते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, इजराइल लेबनान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौते हुए हैं इसके बावजूद इजराइल ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं रुवेन अजार, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल का मानना है कि ईरान की मिसाइल क्षमता अब भी हमारे लिए खतरा बनी हुई है। तो हालांकि अस्थायी शांति के लिए कूटनीतिक बातचीत के दरवाजे भी खुले रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अमेरिका को भारत का सख्त कूटनीतिक संदेश यहाँ पर। तो ओमान तट के पास जहाज पर हुए हमले के बाद भारत ने अमेरिका को औपचारिक डिमांड्स सौंप करके कड़ा विरोध दर्ज कराया है। डिमांड्स दरअसल कूटनीति का वह आधिकारिक माध्यम है जिसके जरिए कोई देश अपनी आपत्ति, चिंता दर्ज कराता है। जब कोई देश किसी घटना, कार्रवाई या फिर नीति पर अपनी नाराजगी दर्ज कराना चाहता है तो वह संबंधित देश के राजदूत को बुला करके या फिर लिखित नोट के माध्यम से डिमांड्स सौंपता है, और इसे सामान्य बयान से ज़्यादा गंभीर माना जाता है क्योंकि यह सरकार की आधिकारिक और जो रिकॉर्ड है उस पर दर्ज प्रतिक्रिया होती है। तो भारत ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए घटना पर विस्तृत स्पष्टीकरण और जवाबदेही की भी मांग की है अमेरिका से। तो एक बहुत बड़ा कदम, और लगातार विपक्ष भी इसको लेकर के सवाल उठा रहा था, और अब यहाँ पर मोदी सरकार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है अमेरिका के खिलाफ। फिर देखिए, भारत चीन संवाद को नई रफ्तार यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर 22 और 23 जून को भारत दौरे पर आएंगे। वह ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। यह दौरा भारत चीन संबंधों में बढ़ती जो पॉजिटिविटी है उसके बीच हो रही है, और दोनों देश सीमा पर शांति, संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए कुछ फटाफट खबरों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस से बड़ा संदेश आया है। भारत और यूरोप के रिश्तों का मजबूत पुल बना है फ्रांस। एफिल टावर पर UPI का जिक्र करके दुनिया को दिखाया भारत का डिजिटल दम। बोले हैं कि हमारे पास विश्वस्तरीय डिजिटल पब्लिक गुड्स मौजूद हैं। तो ये मोदी जी का बड़ा ऐलान हुआ है। फिर नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला हुआ है। 12 छात्रों की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का गंभीर आरोप भी लगाया गया है।
यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बोला है। 500 से ज़्यादा ड्रोन दाग करके मॉस्को समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। ऑयल रिफाइनरी पर असर और हवाई यातायात भी प्रभावित कर दिया गया है। अब देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में टेलीग्राम पर बड़ा घमासान है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को अपराधियों का पसंदीदा मंच बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। कहा है कि नीट पुनर्परीक्षा से पहले रोक जरूरी थी। अदालत ने पूछा है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। फिर देखिए, टेरर फंडिंग से पढ़ाई, डिग्री पर लगा ब्रेक। मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल छात्र की याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि माओवादी उगाही के जो पैसे हैं उससे जमा की गई फीस के आधार पर हासिल की गई डिग्री को मान्यता नहीं मिल सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो विपक्षी दलों में बढ़ती बगावत पर कांग्रेस की नाराजगी फूटी है। शिवसेना यूबीटी में टूट और सांसदों की बगावत के बीच जयराम रमेश ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ तो अब पार्टियां तोड़ने के खेल शुरू हो गए हैं। तो ये इन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया है निश्चित तौर पर। फिर आगे देखिए तो टेलीग्राम पर केंद्र सरकार का बड़ा आरोप है। सरकार ने अदालत में कहा है कि यह मंच नया डार्क वेब बनता जा रहा है, जहां अपराधी चैनलों के जरिए संदिग्ध लिंक साझा करके और पहचान छिपाते हैं और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहे हैं। फिर अगली खबर अगर आप देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर आखिरकार मुहर लग गई है। वर्साय में डोनाल्ड ट्रंप और तेहरान में जो मसूद पेजेश्कियान हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और समझौते के साथ अगर आप देखें तो होर्मुज़ खुलने, परमाणु वार्ता शुरू होने और ईरानी तेल निर्यात को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की बुलंद आवाज़ है और महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के और शांति अभियानों में भारतीय महिलाओं की भूमिका को दुनिया के सामने मजबूती से रखा गया है। भारत ने बताया है कि विकास और सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यानी कि यहाँ संसद से लेकर के संयुक्त राष्ट्र तक भारत ने जो है कि महिलाओं के लिए बुलंद आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है और विपक्ष की भी इस पर प्रतिक्रिया आती रही है। तो इस तरीके से हमने सभी खबरों को आपके पास एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें और जल्द ही मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।